मैंने इतिहास की सबसे शक्तिशाली रैंक की अनोखी क्षमता अंकन, लेबलिंग, टैगिंग को जागृत किया था, जो दुनिया की किसी भी चीज को अपनी मर्जी से नया रूप दे सकती थी। लेकिन असलियत में जब मैंने एक मेज को लेबल किया तो उसके ऊपर सिर्फ सख्त लिखा आया और एक ज़ॉम्बी को लेबल करने पर सिर्फ खतरनाक दिखाई दिया। इसलिए मुझे लगा कि यह क्षमता केवल वस्तुओं पर बेकार के टैग लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। इसी वजह से जब कयामत अपकलिप्स के इस दौर में मैं तेज बुखार से तड़प कर मरने की कगार पर था, तब मेरी प्रेमिका हान जियांगशु ने मेरी जान बचाने वाला आखिरी एंटीफीवर इंजेक्शन एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसके पास फौलादी बाजू, स्टील आर्म की क्षमता थी। जाने से पहले उसने मुझे गंदे गद्दे पर धकेल दिया और उसकी आवाज कयामत की ठंडी हवा जैसी बर्फीली थी। बुरा मत मानना, तुम्हारी इस लेबलिंग क्षमता का भला क्या फायदा? तुम जैसे बोझ को साथ लेकर चलेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। घोर निराशा में मैंने लोहे के उस मजबूत सुरक्षा दरवाजे को घूरकर देखा जिसे वे बंद कर गए थे। मेरे बुखार से तपते दिमाग में एक अजीब और अनोखा विचार आया। मैंने मन में इसे लकड़ी का दरवाजा लेबल कर दिया। अगले ही पल वह अभेद्य लोहे का दरवाजा पलक झपकते ही एक कमजोर लकड़ी के दरवाजे में बदल गया। तुरंत ही ज़ॉम्बियों ने उस दरवाजे को आसानी से तोड़ दिया। लेकिन सामने घुसती आ रही ज़ॉम्बियों की भीड़ को देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। आखिरकार मुझे समझ आ गया था, मेरी क्षमता कोई बकवास नहीं थी, बल्कि यह तो सृष्टि का निर्माण थी। जो कहा वही सच होने वाली ईश्वरीय शक्ति थी। ब्रह्मांड की हर चीज को अपनी मर्जी से बदलने वाली ताकत थी। तुरंत मेरी नजर सबसे आगे वाले ज़ॉम्बी पर पड़ी, जो मुझ पर झपटने ही वाला था। मैंने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया और जैसे किसी फिल्म को पॉज कर दिया गया हो, वह वहीं थम गया। इसके बाद मेरी दृष्टि किसी देवता की तरह ज़ॉम्बियों की पूरी भीड़ पर घूमी और उन्हें स्थिर खिलौने लेबल कर दिया। पूरा कमरा तुरंत शांत हो गया। वे भयानक ज़ॉम्बी अजीबोगरीब मुद्रा में हमेशा के लिए जम गए। लेकिन इस काम में मेरी दिमागी ताकत बहुत ज्यादा खर्च हो गई और बुखार के कारण मुझे फिर से चक्कर आने लगे। मैंने अपने तपते हुए शरीर को देखा, अपना ध्यान बीमारी पर केंद्रित किया और खुद को लेबल किया स्वस्थ। पलक झपकते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह तेज बुखार जो मुझे पूरे दिन से तड़पा रहा था और जिसने मुझे लगभग पागल बना दिया था, कुछ ही सेकंड में ऐसे गायब हो गया जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। क्या यही ईश्वर की शक्ति है? शरीर ठीक होते ही भूख का एक जबरदस्त एहसास हुआ। लेकिन हान जियांगशु और वो आदमी जाते समय खाने की हर चीज अपने साथ ले गए थे। यहाँ सिर्फ फर्श पर धूल से भरा गंदा पानी और कुछ गंदी, सख्त ईंटें ही बची थीं। मैं उस गंदे पानी के पास गया, नीचे झुका, अपनी उंगली बढ़ाई और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके उसे लेबल किया, पीने योग्य शुद्ध पानी। पल भर में उस बदबूदार और गंदे पानी का रंग बदलकर वह बिल्कुल साफ और चमकदार हो गया। मैंने अंजलि में पानी भरकर अपने होठों से लगाया और एक घूंट लिया। वह इतना मीठा और ताज़ा था कि कयामत से पहले मैंने जितने भी ब्रांडेड पानी पिए थे, उन सब से कहीं बेहतर था। पानी की समस्या हल होने के बाद अब बारी खाने की थी। मेरी नज़र उन कुछ ईंटों पर पड़ी। मैंने एक ईंट उठाई और उसे तौला। उसका भारीपन और सख्त एहसास बिल्कुल असली था। मेरे होठों पर एक मुस्कान तैर गई। मैंने अपना आदेश दिया और ईंट को लेबल किया, नरम ब्रेड। अगले ही पल एक गर्म और ताज़ा, मानो अभी अभी ओवन से निकली ब्रेड मेरे हाथ में थी। मैंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला। बाहर से कुरकुरी, अंदर से बेहद नरम और बिल्कुल सही मिठास वाली। मैं जमीन पर बैठ गया, एक घूंट शुद्ध पानी और एक निवाला ब्रेड का लेते हुए कयामत के इस दौर की सबसे शानदार दावत का आनंद लेने लगा।
पेट भरने के बाद मैंने आगे की योजना के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियारों की जरूरत थी। मेरी नज़र एक टूटे हुए लोहे के पाइप पर पड़ी जिस पर ज़ग लगा हुआ था। उसका सिरा नुकीला था और वह हाथ में काफी भारी महसूस हो रहा था। मैंने उसे लेबल किया, तेज धार वाली हल्की मिश्र धातु एलॉय की छोटी तलवार। एक तेज रोशनी के साथ मेरे हाथ में मौजूद वह पाइप खींचने लगा। उसने अपना आकार बदला और वह पूरी तरह से बदल गया। अंत में वह एक शानदार चमकदार चांदी जैसी छोटी तलवार में बदल गया। मैंने हवा में तलवार चलाई और पास ही मौजूद लोहे का एक रैक बिना किसी आवाज के पनीर की तरह कट गया। हथियार मिलने से मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, लेकिन सिर्फ हथियार काफी नहीं था। मैंने अपने फटे पुराने ट्रैक सूट को देखा और इसे लेबल किया, लेवल 3 सुरक्षात्मक सूट। कपड़े की बनावट तुरंत बदल गई। यह बेहद मजबूत और लचीला हो गया और इसकी सतह पर एक हल्की सी सुरक्षात्मक ऊर्जा चमकने लगी। इसके बाद मैंने तलवार को कसकर पकड़ा और गोदाम का पिछला दरवाजा खोला। बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। सड़कों पर लावारिस गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ भटकते हुए ज़ॉम्बियों को मेरी गंध आ गई और वे दहाड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने अपनी तलवार उठाने तक की हिम्मत नहीं की। मैंने बस उन्हें देखा और लेबल किया, हानिरहित बिल्ली के बच्चे। उनकी भयानक दहाड़ बीच में ही म्याऊं म्याऊं की आवाज में बदल गई। ज़ॉम्बियों के सख्त शरीर तेजी से सिकुड़ने लगे और कुछ ही सेकंड में वहां प्यारी छोटी बिल्लियां थीं जो मेरे पैरों से अपना सिर रगड़ रही थीं। इसके बाद मैं सीधे सड़क किनारे खड़ी एक पुरानी पिकअप गाड़ी की तरफ बढ़ा जिसके टायर गायब थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मैं अंदर बैठा, अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे, अपनी आंखें बंद की और उस सैन्य स्तर की पूरी तरह से चालू एंटी एक्सप्लोशन ऑफरोड व्हीकल मार्क चिह्नित करते ही अचानक मेरे नीचे धातुओं के आपस में रगड़ने और दोबारा जुड़ने की एक तेज आवाज गूंज उठी। अगले ही पल एक मैट ब्लैक आर्मर, मैट काले रंग की बख्तरबंद वाली एंटी एक्सप्लोशन ऑफरोड गाड़ी मेरे नीचे आ गई। यहाँ तक कि उसमें एक इनकार जीपीएस भी लगा हुआ था जिस पर पूरे शहर का नक्शा दिखाई दे रहा था। मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और कबाड़ से बनी यह फौलादी गाड़ी पलक झपकते ही सूनी सड़क पर दौड़ पड़ी। रास्ते में मैंने कार का रेडियो चालू किया। पहले तो उसमें सिर्फ सरसराहट की आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने सभी फ्रिक्वेंसी रिसीव करने में सक्षम सुपर रेडियो मार्क किया, वह सरसराहट गायब हो गई। उसकी जगह एक आदमी की घबराई हुई आवाज आने लगी, यह चेंगडोंग सर्वाइवर बेस है। यहां से शुरू करें। यह चेंगडोंग सर्वाइवर बेस है। हम जिंगमाओ शॉपिंग सेंटर में हैं। हमारे पास खाना, पानी और हथियारों की सुरक्षा है। किसी भी रास्ते से आ रहे सर्वाइवर्स, जीवित बचे लोग जल्द से जल्द हमसे आकर मिलें। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मुझे याद था कि हान जियांगशुए और वांगपो किस तरफ भागे थे। वह चेंगडोंग ही था। सचमुच ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, बिना मेहनत के सब मिल गया। कुछ ही देर बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने देखा कि शॉपिंग सेंटर के चारों ओर हथियारबंद कुछ लोग डिफेंस लाइन सुरक्षा घेरे के पीछे पहरा दे रहे थे। मेरी ऑफरोड गाड़ी की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए उन्होंने तुरंत मुझे देख लिया। उनके लीडर, एक हट्टे-कट्टे आदमी ने अपनी फायर एक्स कुल्हाड़ी उठाई और जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। कौन हो तुम? मैंने गाड़ी को सुरक्षा घेरे के बाहर धीरे से रोका और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। मुझे देखकर वे सब हैरान रह गए। अकेले ऐसी मॉडिफाइड गाड़ी चलाकर आधे शहर को बिना खरोंच आए पार करना अपने आप में एक ताकत की निशानी था। लीडर की आवाज थोड़ी नरम हुई, हम चेंगडोंग सर्वाइवर बेस से हैं।
तुम कौन हो? मैंने सीधे शब्दों में कहा। मुबाई, उसके पीछे खड़े एक छोटे कद के आदमी ने अचानक चौंक कर कहा, तुम वही नहीं हो जो हान जियांगशुए और पोगे भाई पो के साथ रहता था। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन सब समझ गए। उस बेकार एबिलिटी वाले के बारे में जानकर लीडर की आंखों के हाव भाव तुरंत बदल गए। संदेह और सतर्कता की जगह अब एक खास तरह की नजदीकी ने ले ली थी। मैंने बस शांति से उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हारा बेस और लोगों को रखता है? उसने कहा, हमारा बेस मुफ्तखोरों को नहीं रखता, खासकर उन्हें जो किसी काम के नहीं हैं। मैंने जवाब दिया, मैं काम का हूँ या नहीं, यह तय करने वाले तुम नहीं हो। मेरी शांति और आत्मविश्वास देखकर झांग हूँ। लीडर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कुछ देर झिझकने के बाद नियमों के मुताबिक काम करने का फैसला किया। बेस में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें चेकिंग से गुजरना होगा और अपनी एबिलिटी क्षमता दिखानी होगी। यह हमारे बॉस वांग कियांग का नियम है। मैंने कहा, ठीक है। झांग हू की अगुवाई में मैंने सुरक्षा घेरे को पार किया और शॉपिंग सेंटर के अंदर कदम रखा। हॉल में लगभग 200-300 सर्वाइवर्स इकट्ठा थे, जिनमें से ज्यादातर के चेहरे कमजोर और सुस्त थे। जल्द ही एक चौड़ी छाती और घनी दाढ़ी वाला आदमी वहां आया। वही इस बेस का लीडर वांग कियांग था, जिसके पास स्ट्रेंथ एनहांसमेंट शारीरिक ताकत बढ़ाने की एबिलिटी थी। वांग कियांग की आवाज बुलंद और रौबदार थी। तुम मुबाई हो? मैंने सुना है तुम्हारी एबिलिटी मार्किंग चिह्नित करना है। हमें कुछ करके दिखाओ। उसने पास ही लगे एक फायर हाइड्रेंट पानी के पाइप का वाल्व की तरफ इशारा किया। मैंने सिर हिलाया, आगे बढ़ा और धीरे से उस हाइड्रेंट को छुआ। मार्क करने में 3 सेकंड से भी कम का समय लगा और सबके सामने शुद्ध सोने से बना एक चमकता हुआ फायर हाइड्रेंट आ गया। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। हर कोई इस जादुई नज़ारे को देखकर दंग रह गया। वांग कियांग की सांसें तेज हो गईं। उसने झटके से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में लालच और जुनून साफ चमक रहा था। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा और शांति से कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चीजों की प्रॉपर्टीज गुण बदल सकता हूं। अपनी असली और बेहद खतरनाक एबिलिटी डिफाइनिंग ऑल थिंग्स, हर चीज को परिभाषित करना को छिपाने के लिए मैंने इसे मैटर कन्वर्शन पदार्थ बदलने की क्षमता के रूप में दिखाया। लेकिन हैरान करने के लिए इतना ही काफी था। वांग कियांग का बर्ताव 180 डिग्री बदल गया। उसने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से मेरा हाथ थामा। भाई मू, हमारे चेंगडोंग बेस में तुम्हारा स्वागत है। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और धीरे से पूछा, हान जियांगशुए और वांग पो कहाँ हैं? वांग कियान हंसते हुए बोला, वे रसद सामान लेने बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। उसकी बात खत्म होते ही शॉपिंग सेंटर के मुख्य दरवाजे के बाहर से गाड़ियों की आवाज और अफरातफरी भरे कदमों की आहट सुनाई दी। वांग कियान के चेहरे पर खुशी आ गई। मैं दरवाजे की तरफ घूमा और मेरे होठों पर एक खामोश मुस्कान आ गई। असली ड्रामा अब शुरू होने वाला था। करीब 10-12 लोग बदहवास हालत में बाहर से अंदर भागे। उनका लीडर वांग पो था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी वही घमंड था। उसके पीछे हान जियांगशुए थी। उसके कपड़े तो साफ थे पर चेहरा डरा हुआ था, जैसे वह अभी तक सदमे में हो। अंदर आते ही वांग पो ने गुस्से में अपना बैग जमीन पर पटका और गाली देते हुए बोला, धत तेरे की। उस अस्पताल में एक म्यूटेंट ज़ोंबी, बदला हुआ ज़ोंबी था। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। हान जियांगशुए ने कहा, भाई पो, गुस्सा मत हो। हम सही सलामत लौट आए। जब उन दोनों ने मुझे लोगों से घिरा हुआ देखा, तो उनके चेहरे के भाव पल भर में जम गए। हान जियांगशुए की आंखें फटी की फटी रह गईं और वांग पो के चेहरे पर भी घोर अविश्वास था। तुम यहाँ कैसे? तुम मरे नहीं? मैंने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था, जैसे दो जोकरों को देख रहा हूँ।
लंबे समय बाद मिले वांगपो ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह तेजी से मेरे सामने आया और तीखी नजरों से सवाल किया, तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? क्या किसी ने तुम्हें बचाया? हालांकि मैंने उसे समझाना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने बस अपनी आंखें उठाईं और वांगपो के उस हाथ की ओर देखा जिस पर वह बहुत गर्व करता था और जो धातु की चमक से चमक रहा था। वांगपो, तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम्हारी वज्रभुजा किनगांग आर्म सबसे महान योग्यता है ना? वांगपो ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। मेरी ताकत किसी भी दुश्मन को आसानी से चीर सकती है। मैं हल्का सा हंसा और फिर सबके सामने अपना हाथ उठाकर दूर से उसकी भुजा की ओर इशारा किया। मन में एक ईश्वरीय विचार आते ही अगले ही पल एक बड़ा बदलाव हुआ। उसकी वह गर्व से भरी धातु की तरह चमकने वाली वज्रभुजा पल भर में एक बिल्कुल नरम, यहाँ तक कि भाप उगलते हुए उबले हुए नूडल में बदल गई। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें फटी रह गईं। वांगपो ने खुद भी सुन्न होकर अपना सिर नीचे किया। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। वह पागलों की तरह मेरी तरफ झपटा और अपने दूसरे सही हाथ से मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह पास आ पाता, बेस के लीडर वांग कियांग ने तेजी से आकर मुझे ढाल की तरह घेर लिया। वांग कियांग ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, वांगपो, शांत हो जाओ। लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा सम्मान और डर था। वह आखिरकार समझ गया था कि वह गोल्डन फायर हाइड्रेंट मेरी पूरी क्षमता नहीं थी। वांगपो टूटकर रोने और चिल्लाने लगा, जबकि हान जियांगशुए पहले ही डर के मारे सुन्न हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जब मैंने उसका नाम पुकारा तो वह पूरी तरह सिहर उठी और धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोते हुए मेरी तरफ रेंगने लगी, मो भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उस समय अंधा हो गया था। यह सब वांगपो ने किया था। वांगपो ने ही मुझे मजबूर किया था। मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में न तो गुस्सा था, न ही नफरत, बस कचरे को देखने जैसी एक उदासीनता थी। तुम्हें माफ कर दूं? तुम इस लायक नहीं हो। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। हान जियांगशुए अभी भी बेकार की सफाई देने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे ऊपर से नीचे की ओर देखा, जैसे कोई भगवान एक तुच्छ चींटी को देख रहा हो। हान जियांगशुए, तुम ताकत की पूजा करती हो, इसलिए तुमने वांगपो की वज्र भुजा का साथ चुना। तुम्हें लगता था कि मेरी क्षमता बेकार है, एक बोझ है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली ताकत किसे कहते हैं। बात खत्म होते ही मैंने अपना हाथ उठाया और एक चुटकी बजाई। उसकी करारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हान जियांगशुए को केंद्र बनाकर एक अटूट पिंजरा बन गया। हवा की एक अदृश्य दीवार जमीन से ऊपर उठी और उसने उसे उसमें कसकर कैद कर दिया। उसने डरकर हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ एक ठंडी और सख्त दीवार का एहसास हुआ। शून्य से रचना करना, यहाँ तक कि हवा को भी नियंत्रित करना। वांग कियांग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। अच्छा हुआ कि उसने अभी ऐसे दुश्मन को नाराज नहीं किया था जिससे मुकाबला करना असंभव था। मेरे होठों पर एक बेहद ठंडी मुस्कान आ गई। मेरा यह निशान सभी जॉम्बीज के लिए एक परम आकर्षण वाला सुपर चारा था। जब मेरा आदेश लागू हुआ तो हान जियांगशुए को अपने शरीर में कोई शारीरिक बदलाव महसूस नहीं हुआ। वह बस डरकर मुझे देखने लगी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि मैंने उसके साथ क्या किया है। हालांकि इसी पल शॉपिंग मॉल के बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। शहर के किसी कोने से एक दूरगामी, अत्यधिक भूख से भरी दहाड़ सुनाई दी।
इसके तुरंत बाद दूसरी, फिर तीसरी। एक के बाद एक उठने वाली दहाड़े आग की लपटों की तरह तेजी से पूरे मृत शहर में फैल गईं। गलियों और सड़कों पर भटक रहे सभी ज़ॉम्बीज़ के चेहरों पर एक पागलपन भरा उत्साह छा गया। हजारों लाखों ज़ॉम्बीज़ शहर के चारों कोनों से जिनमाओ शॉपिंग मॉल की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगे। हॉल के अंदर बचे हुए लोग अपने पैरों के नीचे की जमीन को कांपते हुए महसूस कर डर गए। वांग कियांग और झांग हू के चेहरे का रंग उड़ गया। वे दरवाजे की तरफ भागे और सुरक्षा घेरे की दरारों से बाहर झांका। ज़ॉम्बीज़ का सैलाब। यह ज़ॉम्बीज़ का सैलाब है। हे भगवान! पूरा बेस पल भर में अफरा-तफरी का शिकार हो गया। सैनिक घबराकर सुरक्षा घेरे को मजबूत करने लगे। जल्दी से दरवाजा बंद करो। सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।